यहाँ किन्यू को इतना जरा उलझा हुआ देखकर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं मैं ये तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ। वो उन सारे 10 के 10 मास्टर से कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा अपने आर्ट्स का नमूना दिखा दीजिए, जिसकी वजह से किन्यू को सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी। और वहाँ पर मौजूद सारे मास्टर बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं। उन सब लोगों के आर्ट्स टेक्निक देखने के बाद किन्यू वहाँ पर मौजूद मास्टर ली को चूज कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शांत दिखाई दे रहे थे। पता नहीं क्यों पर किन्यू को ऐसा महसूस हुआ कि शायद मुझे मास्टर ली को ही चूज करना चाहिए, क्योंकि वो इन सब में से ज्यादा बेहतरीन है। यहाँ किन्यू ने तो अपने लिए मास्टर चूज कर लिया था, साथ ही साथ उसके ग्रैंडफादर उसे एक ट्रेजरी बॉक्स भी देते हैं, जिसमें बहुत तरह के स्क्रोल पड़े हैं, जिससे ये सीखा जा सकता है कि कैसे आप अपने मेंडेरियन को अनब्लॉक कर सकते हैं। किन्यू उन स्क्रोल्स को पाकर काफी ज्यादा खुश था, जिनकी मदद से वो बैठकर कल्टीवेशन भी करता है। लेकिन वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लेता, वो कभी भी अपने मेंडेरियन में एनर्जी को स्टोर नहीं कर पा रहा था। उसे पूरी रात कल्टीवेशन करने के बावजूद भी सिर्फ नाकामी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि किन्यू अपने मास्टर से ट्रेनिंग लेने के लिए बड़ी तेजी के साथ ग्राउंड की तरफ भागता हुआ जा रहा था। काफी सीढ़ियां चढ़ने के बाद आखिरकार जब वो ग्राउंड तक पहुंचता है तो वो देखता है कि वो कुछ मिनट लेट हो चुका था, जिसकी वजह से उसके मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो उसे पनिशमेंट के तौर पर पूरे विले का राउंड लगाने के लिए कहते हैं। विला काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी किन्यू हार नहीं मानता, बल्कि वो लगातार भागता भागता आखिरकार उस राउंड को कंप्लीट कर ही लेता है। अभी इससे पहले कि किन्यू इतना ज्यादा भागने के बाद थोड़ा सा भी आराम कर पाता, तभी मास्टर ली उसके सामने आ जाते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि चलो दोबारा से मुझे ग्राउंड में मिलो। और ये सुनने के बाद तो किन्यू की अब हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो जानता था कि ग्राउंड यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोबारा से भागना शुरू कर देता है। मास्टर ली भी उसके साथ ये सब सिर्फ उसे परेशान करने के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि वो जानते थे कि किन्यू काफी ज्यादा स्लो है, वो बस उसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते थे। अब इसी तरह करते करते पूरा एक महीना गुजर जाता है, जहाँ किन्यू की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके मास्टर उससे कहते हैं कि ये तो बस सिर्फ शुरुआत है। मेरे मार्शल आर्ट टेक्निक का नाम ही एक्सट्रीम ट्रेनिंग है, जिसकी मदद से हम अपनी बॉडी से एक्सट्रीम लेवल तक ट्रेनिंग करवाते हैं और इसी वजह से हमारी बॉडी काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी हार मान सकती हो, तुम बस बोल दो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन किन्यू अपने फादर के बारे में सोचकर साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में इमोर्टल बनकर दिखाना है। और ये कहने के बाद वो उस ट्रेनिंग को और भी ज्यादा शिद्दत के साथ शुरू कर देता है। मास्टर भी उसकी ये लगाव देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, लेकिन वो ये बात कभी भी किन्यू को नहीं बताते, बस वो उसके सामने हमेशा स्ट्रिक्ट होने का दिखावा करते रहते थे, जबकि अंदर ही अंदर वो उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा फील करते थे। वो अगले 1 साल तक लगातार किन्यू को हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसमें उसके माइंड ट्रेनिंग, हैंड ट्रेनिंग और बहुत सारे फिजिकल ट्रेनिंग करवाए जाते हैं। इन ट्रेनिंग्स को करने की वजह से किन्यू अपने फिजिकल बैरियर्स को ब्रेक थ्रू कर पा रहा था। वो अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो चुका था। ये बात किन्यू को भी धीरे धीरे अच्छे से महसूस हो रही थी, लेकिन अब ऐसा करते करते पूरा साल कंप्लीट हो जाता है, यानी कि मास्टर ली के जाने का वक्त आ चुका था। किन्यू वहां से मास्टर ली को जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा निराश हो गया था, लेकिन मास्टर ली उसे समझाते हुए कहते हैं कि मेरा काम था सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाना, जो कि मैंने तुम्हें दिखा भी दिया है। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उस रास्ते पर चलते हुए खुद को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। मास्टर ली की ये सारी बातें सुनने के बाद किन्यू काफी ज्यादा इमोशनल होकर अपने मास्टर को गुड बाय कहते साथ ही साथ कहता है कि मास्टर मैं कभी भी आपका सर शर्म से झुकने नहीं दूंगा। यानी कि उसने सख्त से सख्त ट्रेनिंग का फैसला कर लिया था। ये सुनकर उसके मास्टर काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो सीधा किन्यू के फादर के पास आ जाते हैं, जहां वो किन्यू के फादर को उसकी सारी सिचुएशन बताते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, जबकि साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि किन्यू बहुत ज्यादा मेहनती है। उसके फादर अपने बेटे की ये तारीफें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। साथ ही साथ वो यहाँ पर मास्टर ली से सवाल करते हैं कि मेरे बेटे को एक्सटर्नल टेक्निक को सीखने में कितने टाइम लगेगा। लेकिन मास्टर ली का दिया हुआ जवाब उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मास्टर ली उन्हें बताते हैं कि इसे सीखने में कम से कम 36 साल लगते हैं, क्योंकि इंटरनल टेक्निक की वजह से हम एनर्जी को स्टोर करके अपनी कल्टीवेशन बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, जबकि एक्सटर्नल टेक्निक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये बात सुनकर तो किंडाई काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो अपने बेटे को अपने पास लाना चाहते थे, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं कि वो पहले से अब बहुत ज्यादा सख्त ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अब ये ट्रेनिंग उसके कुछ ज्यादा काम नहीं आ रही। उसकी बॉडी बेशक धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन वो नोट करता है कि उसकी स्पीड अभी भी बहुत ज्यादा कम है। उसे कुछ भी करके अपनी स्पीड पर काम करना होगा। अपने इसी सवाल का जवाब हासिल करने के लिए वो अपने ग्रैंडफादर के दिए हुए स्क्रोल्स को पढ़ने की कोशिश करता है, जिसमें से उसे मालूम होता है कि स्पीड को हासिल करने के लिए आपको इंटरनल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये बात सुनने के लिए वो थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया था, लेकिन वो फिर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, ताकि वो इंटरनल एनर्जी को स्टोर करके अपनी बॉडी में जमा कर सके। ये करते हुए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि किन्यू के मेंडेरियन ब्लॉक्स है, इसलिए वो एनर्जी को अपनी इंटरनल बॉडी में स्टोर नहीं कर पा रहा था और वो इसमें नाकाम हो जाता है। और यहाँ उसे एक बहुत बड़ी चौंका देने वाली खबर देखने को मिलती है, क्योंकि अब उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो इसलिए उसकी बॉडी अब एनर्जी को स्टोर कर पा रही थी। बेशक उसके मेंडेरियन ब्लॉक थे, लेकिन उसके बोन्स थोड़ी बहुत एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अपनी इसी टेक्निक पर और ज्यादा ध्यान देते हुए वो एनर्जी को बोन में स्टोर करते हुए साथ ही साथ उसने अपनी बॉडी पर कुछ हैवी वेट भी लगा दिया था, ताकि वो अपनी स्पीड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। इस टेक्निक पे अगले 3 साल लगा देने के बावजूद भी वो नोट करता है
कि वो अपनी बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर नहीं कर पा रहा कि वो उसकी वजह से लाइट ऑफ स्पीड को हासिल कर सके। इसी बात को सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी वो अपने पास कुछ फ्लावर पेटल्स को देखता है, जिनको देखकर वो कहता है कि इनमें भी तो कोई इंटरनल एनर्जी नहीं, फिर आखिर ये हवा में फ्लोट कैसे कर पा रहे हैं? अगर ये हवा में फ्लोट कर सकते हैं तो मैं भी इंटरनल एनर्जी के बगैर हवा में फ्लोट कर सकता हूँ। बस मुझे इसके लिए सिर्फ हवा के बहाव को समझना होगा ताकि मैं उसकी बारीकी में जाकर उसे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकूं। और वो बिल्कुल ऐसे ही करता है, जिसकी वजह से वो पहली दफा हवा में फ्लोट कर पा रहा था। अपनी इस टेक्निक को और ज्यादा बेहतर करने के लिए अब वो उसी डीमन वुल्फ के पास चला जाता है, जहां पर अब उसकी रफ्तार पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी थी, साथ ही साथ वो हवा में तैर रहा था। ये कमाल की टेक्निक देखकर वो उसे शैडो डांसिंग का नेम देता है, क्योंकि इसकी वजह से उसने लाइट ऑफ स्पीड को अचीव कर लिया था। यहाँ अब किन्यू की रफ्तार बहुत ज्यादा हाई हो चुकी थी, इतनी ज्यादा कि अब उसके असैसिन भी उसे फॉलो नहीं कर पा रहे थे, और अगर वो उसे फॉलो नहीं कर सकते तो वो उसकी हिफाजत कैसे करेंगे। इसलिए वो उसके ग्रैंडफादर को बताते हैं कि अब हमारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, और वो ये कहने के बाद वापस अपने किंगडम आ चुके थे। जब ये बात किंग डाई को मालूम होती है तो वो अपने बेटे पर काफी ज्यादा प्राउड महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं, जो कि अपनी ट्रेनिंग के लिए कुछ स्टैचू वॉरियर्स के साथ फाइट कर रहा था। इस फाइट के दौरान उसे महसूस होता है कि शायद मुझे भी अपने पास एक स्पेशल वेपन रखना चाहिए, लेकिन कौन सा वेपन वो इसके बारे में सोच नहीं पा रहा था, और इसलिए वो अपने ग्रैंडफादर के दिए हुए उन स्क्रोल्स में इस बात की तलाश करना शुरू कर देता है, जहाँ उसे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक असैसिन काई के बारे में जानने को मिलता है। वो असैसिन इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके सामने से तलवारबाजी में उसका कोई मुकाबला नहीं। उसकी टेक्निक्स देखकर किन्यू काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। वो उसके बारे में और जानना चाहता था, लेकिन वो टॉप सीक्रेट था, इसलिए वो उसके बारे में ज्यादा जान नहीं पा रहा था कि तभी अचानक वो एक सीक्रेट सील को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से उस असैसिन काई का होलोग्राम निकलकर उस स्क्रोल से बाहर आ गया था। सबसे पहले वो किन्यू को वार्न करता है कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम इस टेक्निक को जरूर सीखना चाहते हो। और इसके बाद वो किन्यू को वो टेक्निक सिखाना शुरू कर देता है, जबकि साथ ही साथ वो यहाँ पर किन्यू को ये भी बताता है कि मैं एक असैसिन हूँ, जहाँ हमें बचपन से ही मर्डर करने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा बस एक ही काम होता है, अपने टारगेट को ढूंढकर खत्म कर डालो, और इसके लिए हमें बचपन से ही बहुत सारे खून करने पड़ते हैं। इससे हम किन्यू को देखते हैं, जो कि असैसिन काई की टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ही सेकंडों के अंदर अपनी लाइट स्पीड को एक्टिवेट करते हुए एक छोटे डैगर की मदद से बहुत सारे वॉरियर्स को घायल कर देता है। लेकिन ये सब करते वक्त उसका डैगर इतना ज्यादा मजबूत नहीं था, वो बीच में ही टूट जाता है, जिसकी वजह से उसे समझ आ गया था कि मुझे एक मजबूत डैगर की जरूरत पड़ेगी। और किन्यू ये भी बहुत अच्छे से जानता था कि उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डैगर कहां पर मिल सकता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो अपने घोड़े को लेकर सबसे पहले विलेज की तरफ चला जाता है, जहां वो अपने दोस्तों से मिल सके। साथ ही साथ वो अपने दोस्तों से वादा करता है कि मैं वापस आने पर तुम लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर लाऊंगा। और ये कहने के बाद सीधा किन्यू अपने किंगडम के स्टोरेज रूम तक चला गया था, जहां पर सेनापति किन्यू को एक ऐसा डैगर दिखाता है जिसको कभी भी कोई नहीं तोड़ सकता। वो पूरी तरीके से इनविंसिबल है, और ये डैगर यहाँ पर किन्यू को काफी ज्यादा पसंद भी आ जाता है, जबकि साथ ही साथ वो अपने दोस्तों के लिए भी कुछ गिफ्ट कलेक्ट कर लेता है। यहाँ सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है, ऐसा सिर्फ किन्यू को लगता था, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलट थी, क्योंकि किन्यू के पीठ पीछे जंगली बैंडिट्स ने किन्यू के दोस्तों के विलेज पर अटैक्स कर दिया था। टाइशन ये देखकर अपनी बहन ज्यूली को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, जबकि हम देखते हैं कि वो जंगली बैंडिट बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं थे, बल्कि वो वहां पर मौजूद सारे लोगों को मार रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि ये जंगली बैंडिट सिर्फ लोगों का मजे के लिए ही शिकार करते हैं, साथ ही साथ वही लोगों की सारी जमा पूंजी भी ले जाते हैं। यहाँ वो बैंडिट अभी ज्यूली पर हमला करने ही वाले थे कि तभी किन्यू भी वहां पर आ जाता है, जो कि ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यूली की जान बचाता, तभी उनमें से एक बैंडिट ज्यूली का हाथ काट देता है, जबकि ये सब करने के बाद वो मुस्कुरा भी रहा था। वो इन सब लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझ रहे थे, जबकि किन्यू अब ये सब देखकर अपने गुस्से को काबू नहीं रख पा रहा था। इसलिए वो उस बैंडिट जिसका नाम बाइसिन था, वो उससे कहता है कि चलो आगे बढ़ो, मुझ पर हमला करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं वैसे भी तुम्हें जान से मार डालूंगा। जो सुनकर बाइसिन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम जैसा एक बच्चा मुझे नहीं हरा सकता, लेकिन तुमने ऐसा बोलने की हिम्मत की तो अब मैं तुम्हें जान से मार रहा हूँ। वो ये कहते हुए बड़ी तेजी के साथ किन्यू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अब किन्यू काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो उस पर हमला करते हुए उसकी एक एक हड्डी को तोड़ देता है। बाइसिन की सारी हड्डियां टूटने की वजह से वो अपनी ही जगह पर मारा जाता है, जबकि बाकी के लोग ये सब देखकर वहां से भाग जाते हैं। टाइशन को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो किन्यू से कहता है कि आखिर तुम इन लोगों को यूं जिंदा भागने कैसे दे सकते हो, जिस पर किन्यू बहुत ज्यादा निराश होते हुए कहता है कि सारे बुरे लोगों को मारकर हम बुराई खत्म नहीं कर सकते, बल्कि हमें प्यार का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन टाइशन उसके साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं था। वो उससे कहता है कि तुमने आज एक बुरे इंसान को छोड़ दिया, वो कल 100 अच्छे इंसानों को जान से मार डालेगा, लेकिन तुम ये बात नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम एक प्रिंस हो, तुम्हें कभी मुश्किलें झेलनी नहीं पड़ती। साथ हम उसी दिन की रात का सीन देखते हैं, जहाँ किन्यू टाइशन से कह रहा था कि चलो ज्यूली को लेकर मेरे साथ मेरे विला चलो, उसका जख्म बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, हमें जल्द से जल्द उसका इलाज करना होगा, नहीं तो वो जान से मारी जाएगी। लेकिन इससे पहले कि ये लोग वहां से निकल पाते, तभी हम देखते कि वो बैंडिट्स वहां पर दोबारा से आ गए थे। साथ ही साथ इस बार उनका लीडर वो भी आ गया था। वो अपने सामने किन्यू को देखकर कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने मेरे एक साथी को मार दिया, अब उसकी वजह से ये सारे के सारे विलेज मारे जाएंगे। मैं इनमें से किसी भी विलेजर पर रहम नहीं दिखाने वाला। साथ ही साथ वो कहता है कि मैं
इस विलेज को जलाकर राख कर दूंगा। और वो ये कहते साथ ही विलेज में आग लगा